तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे संविधान बना कैसे। ठीक है, एक दिन में तो बना नहीं, सदियों की गाथा है ये, सदियों की गाथा है। और भारतीय संविधान की शुरुआत हुई कैसे, कैसे संविधान का प्रारंभ हुआ, संविधान में कौन कौन से पहलू थे जो इसको जोड़ते चले गए, है ना। तो भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, सीधा सीधा मोटी मोटी सी बात। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप लिखते भी जाइए, लिखिए। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक सिंहावलोकन की उपयोगिता क्यों है, क्यों हम भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ें। सबसे पहले तो ये नहीं समझाया। हाँ, देखिए, भारतीय संविधान के सिंहावलोकन की आवश्यकता, उपयोगिता, क्यों भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ना चाहिए। बाउंसर भी कभी कभी मारनी चाहिए। सिंहावलोकन का मतलब होता है क्या? अच्छा, सिंहावलोकन का मतलब क्या होता है? शेर के सिंहावलोकन, शेर जब जाता है शिकार करने, शेर जब जाता है शिकार करने तो वो देखता है, जब वो सिंहावलोकन करता है, परीक्ष पूरा बड़े दायरे से देखता है, पूरा चारों तरफ देख लेता है, शांत बैठा रहता है, घात लगाए। ठीक है, वही तो कर रहे हैं, सिंहावलोकन करने जा रहे हैं हम लोग, शेर की तरह अवलोकन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक, है ना। इसका क्यों उपयोगिता, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, ठीक, लिखिए। भारतीय गणतंत्र में, हाँ इसी में सिंहावलोकन की उपयोगिता, सिंहावलोकन की उपयोगिता लिखिए। भारतीय गणतंत्र का संविधान, भारतीय गणतंत्र का संविधान, भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है, राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है, राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है। जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुई, संविधान बना, वहाँ पे बंधुता, समता, समानता जैसे अधिकारों की मांग को लेकर के। अमेरिका में क्रांति हुई, संविधान बन गया। ऐसा नहीं था हमारे भारत के संविधान का। हमारे के संविधान को किसने बनाया, कौन थे बनाने वाले? जनता के प्रतिनिधि थे, जनता ने बनाया भारत के संविधान को, हम सब ने मिलकर बनाया। ठीक है, अम्बेडकर जी का, आप यदि उन पर चर्चा करते हैं तो हम भी करते हैं। ठीक है, अम्बेडकर जी का भी रोल है, लेकिन सब वो जनता के प्रतिनिधि थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, उन्होंने इस संविधान को बनाया है। ठीक है, तो लिखिए, यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान, यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के अनुसंधान, यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जन्मा है, परिणाम स्वरूप जन्मा है। यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान, ज़्यादा टफ हिंदी लग रही क्या? ऐसे ऐसे शब्द यूज करो, सामने वाला वैसे ही धराशायी हो जाएगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। ठीक है, सिंहावलोकन किसी से बोल दिया ना तो 3 बार सोचेगा। चलिए लिखिए, आप आज जब फॉर्म में हूँ मैं। प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जन्मा है। इसको समझा भी देता हूँ, क्या मैंने लाइन लिखवा दी। निकाय के अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जन्मा है। देखो, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे पढ़े हैं जो पहले भी मुझसे संविधान पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर तो पक्का, तो मुझे कुछ तो नया लाना पड़ेगा ना। नहीं, उनको लगेगा कि सर जो है वही पुराना मटेरियल है, वही वही वही, ऐसा नहीं। हर चीज़ जो है नई, हमेशा नए बैच में मैं नया चीज़ लेके आता हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें क्या करें, नए बच्चे होते तो वही चेप देते पुराना वाला, पुराने लोग हैं तो उनके साथ आप लोग फंस गए। पहली बार मैंने सरल पढ़ाया।
ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बहुत विचार विमर्श किया गया। उसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट हुई बाकायदा उसकी, है ना। उसको क्या किया गया, उसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट ही नहीं हुई, विश्व के कई संविधानों का 65 संविधानों का गहन अध्ययन किया उन्होंने। जितने भी थे आधे से ज़्यादा लीगल फील्ड से थे, वकील थे जो विश्व के बहुत सारे संविधानों को पढ़ चुके थे, उनके द्वारा ये संविधान बनाया गया है। ऐसे नहीं जब पैदा हो गया भारत का संविधान। ठीक है, आगे और नेक्स्ट लाइन। इस निकाय ने, निकाय का मतलब था बॉडी, इस निकाय ने प्रशासन की विद्यमान पद्धति में सुधार लाने का प्रयत्न किया। इस निकाय ने प्रशासन की विद्यमान पद्धति में सुधार लाने का प्रयास किया, अतः संविधान को सही रूप से, अतः संविधान को सही रूप से समझने के लिए संविधान को सही रूप से समझने के लिए संवैधानिक विकास पर दृष्टिपात करना अनिवार्य हो जाता है। संवैधानिक विकास पर दृष्टिपात करना अनिवार्य हो जाता है। सही है ना। ठीक है, शुद्ध लिखिएगा। हाँ, दृष्टिपात करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक स्वरूप पढ़ना जरूरी है। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे संविधान को नहीं समझेंगे। नेक्स्ट, 1949 का संविधान, 26 नवंबर 1949 को बना था ये। 1949 का संविधान पिछली 2 शताब्दियों की संवैधानिक दस्तावेज से, 1949 का संविधान पिछली 2 शताब्दियों के संवैधानिक दस्तावेजों में से, अब देखो ये मैं क्या सेंटेंस लिखा रहा हूँ पर एक बार समझा देता हूँ, सेंटेंस समझना जरूरी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो मैं पढ़ाऊँगा वो कुछ ऐसे होगा। मैं एक क्रमबद्धता, एक लयबद्धता क्रिएट कर देता हूँ। भारत में मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत, उससे पहले पूर्व मध्यकाल, उससे पहले गुप्त काल, उससे पहले मौर्य काल, उससे पहले महाजनपद काल, उससे पहले ऋग्वैदिक काल, उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब मुगल काल के बाद ब्रिटिश उपनिवेशिक क्षेत्र। तो इन सभी समयों में भी ऐसा नहीं था शासन प्रशासन हवा में चलाया जाता था। हमने देखा था पूरा हर जगह पे इतिहास पढ़ते समय हमने देखते थे कि प्रशासनिक तरीके से पूरी व्यवस्था थी, सब कुछ था। लेकिन जो संविधान की बात करते हैं, एक लिखित दस्तावेज की बात करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे चालू हुआ। तो 1949 का संविधान जो आज है, ये संविधान किस रूप में भिन्न है, किससे 1600 के चार्टर एक्ट से क्यों भिन्न है? 1726 का जो एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, 1781 का एमेंडिंग एक्ट आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1793 का चार्टर एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1853 का चार्टर एक्ट आया, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, 1861 का भारत शासन अधिनियम आया, 1892 का भारत शासन अधिनियम आया। इसके बाद जो है आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम मार्ली मिंटो सुधार आया, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। ये किस रूप में भिन्न है? 1949 के संविधान में से ये इस रूप में भिन्न है क्योंकि ये साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लादी गई, थोपी गई शासन प्रणाली थी, उनके द्वारा बनाए गए कानून थे। 1949 का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया गया था, हमारे द्वारा बनाया, इस रूप से भिन्न है। लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने तो यहीं से उठा ली, 1935 के अधिनियम से उठाई, लेकिन ये भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, लोगों द्वारा सेट किया गया। ये इसलिए से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो पढ़ना है, लेकिन 1949 के संविधान से पूर्ण रूप से
किसी भी तरीके से, हाँ, कुछ चीजें उठाई भी गई हैं तो भारत के लोग भारत की परिस्थिति ढाल उनका कर यूज किया गया। ठीक है, अब यही लाइन लिखवा रहा हूँ, लिख लो। 1949 का संविधान पिछली 2 शताब्दियों की संवैधानिक 1949 का संविधान पिछली 2 शताब्दियों की संवैधानिक दस्तावेजों से, पिछली 2 शताब्दियों की संवैधानिक दस्तावेजों से केवल एक बात में भिन्नता रखता है, केवल एक बात में भिन्नता रखता है। क्या भिन्नता रखता है? वो थोपा गया, हाँ, लिख लीजिए। वह यह कि अन्य दस्तावेजों में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा, वह यह कि अन्य दस्तावेजों में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लादी गई व्यवस्था थी, साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लादी गई व्यवस्था थी, साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लादी गई व्यवस्था थी, किंतु गणतंत्र का संविधान 1949 के, किंतु गणतंत्र का संविधान 1949 में निर्मित भारत के लोगों ने प्रभुता संपन्न संविधान सभा में समवेत प्रतिनिधियों के माध्यम, समवेत ऐसे ही चलेगा, अब तो समवेत ऐसे ही शब्द आएंगे, सिंपल ही है, सीखो, ये सारे नए शब्द हैं, सीखने का प्रयास करो, मौका मिल रहा है सीखने का, है ना, अच्छे शब्द सीखने का मौका मिले, सीखो, कंफर्ट जोन में मत जियो। संवेद का मतलब क्या होता है? संवेद का मतलब है जो संविधान सभा में बैठे हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, बिल्कुल सम्मिलित, ठीक है, संविधान सभा में संवेद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं बनाया है। किसने बनाया है? हमने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान बनाया है। तो ये अनिल जी खुद संविधान भी आपने बनाया और राष्ट्रपति जी के बारे में इतनी बातें कह रहे हैं। मुझे लग रहा था सर, मैं कहा नहीं, मुझे लग रहा था। लगता बहुत कुछ है, होता नहीं है वो सब, है ना। चलो, इससे संविधान से, इससे आगे लिखिए, इससे इस नए विलेख, संविधान की बात हो रही है, इस नए विलेख की गरिमा, इससे इस नए विलेख की गरिमा, अभिलेख है, विलेख नया शब्द, अभिलेख होता है जो लिखा हुआ होता है, ईंटों होता है, विलेख है, इससे अभिलेख नहीं है, विलेख, इससे नए विलेख की गरिमा और नैतिक मूल्य प्रकट होता है, नए विलेख की गरिमा और नैतिक मूल्य प्रकट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सिंहावलोकन की उपयोगिता। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है हमें ये पढ़ना है। हम इसको इसलिए पढ़ें क्योंकि हमको अपने संविधान को अच्छे से समझना है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाना शुरू किया जाए, है ना। 1900 ये 1600 का एक्ट, 1726 का एक्ट, ये सब पूरा क्रमबद्धता एक बार बना लो ये, ठीक है। ये ऐसे ही करके क्रम से लाइन खींच के बना लो, ठीक है। 1600 का एक्ट हो गया, 17 ऐसे जैसे लिखा है एक तरफ से लिखो, जगह बचे नीचे आ जाओ, ठीक है। और मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, 1740 से 1940 कागज़ प्रस्ताव, नाम मैं ऊपर लिखवा दूंगा सबका, है ना। ऐसे लिखिए, एक डंडा बनाइए, 1600 इसमें लिखिए महारानी का, ऊपर छोटा रह जाएगा ना, फिर लिख नहीं पाएंगे। अरे छोटा ही लिखना ना, महारानी का राजलेख। अरे इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको, पहली बार लिख रहे हैं ना,
महारानी का, देखिए ऐसे लिखिए, ऐसे नहीं, देखिए ये सब सीखिए। जब कभी मैं ग्राफिंग ऐसे कुछ कराए करूँ ना, पेज दीजिए, इस पेज का यूज ऐसे कर सकते हैं। अभी आप कंजूसी करते हैं कि एक पेज बच जाएगा तो उसको अगली यहाँ पे ये वाला, ये अब यहाँ से बनाना चालू कीजिए, ठीक है। एक पेज पूरा ग्राफ के लिए कर लीजिए, नए पेज। लेकिन अनिल जी जैसे लोग बचाते हैं पेजों को, सब तो बहुत बड़ा लिखते कहते हैं सेब ट्री, है ना, वृक्ष बचते हैं ना इन सब चीज़ों से, बड़े उद्देश्य के। बड़े बड़े लिखता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े। पूरी हाँ। क्लास में सबसे छोटा मैं लिखता हूँ। सबसे छोटा आप लिखते हैं, ये इतना बड़ा लिख, लिखता है तो इतना बड़े बड़े पहले तो बहुत बड़े लिखते थे, तो बहुत सही कर लिया इन्होंने। वो जो पड़ोस में बैठेगा ना, ठीक है, जो पड़ोस, का देख लीजिए, सही हो रहा है। अच्छा। अब एक आप रख लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो हाथ पकड़ के आपको लिखवाए खुद दिन, ठीक है, कि लाइए मैं लिखवाता हूँ, प्रैक्टिस पड़ेगी। इसको लिखिए महारानी का राजलेख, महारानी का राजलेख। 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उसको पूर्वी विश्व में ब्रिटेन के पूर्वी देशों में जाकर के क्या करने का अधिकार मिला, व्यापार करने का। महारानी के राजलेख, अभी लिखवाऊंगा एक एक अभिलेख। 1726 का ये भी राजलेख है, 1726 में राजलेख लेख। 1773 में लिखे रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट। 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट। 1726 में कौन सा लेख? राजलेख, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट को हिंदी में राजलेख बोलते हैं। ठीक है। ये 1781 1781 संशोधनात्मक अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट। हाँ जी, संशोधनात्मक अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। 1793 में कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट। 1793 में चार्टर एक्ट, इसी समय कॉर्नवालिस आया था, चार्टर एक्ट। 1813 में चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। 1833 में चार्टर एक्ट, ये भी चार्टर एक्ट है। 1853 में चार्टर एक्ट। 1858 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। 1861 में भारत शासन अधिनियम। 1858 से ही। अच्छा, कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1858 1861 भारत शासन अधिनियम। 1892 भारत शासन, ये चार्टर एक्ट है अभी। कौन सा वाला सर? 1892 92 सर क्या है? भारत शासन अधिनियम। इसको बोलते हैं 1892 का अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम तो नहीं बोलते, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, इसमें कुछ राइट्स मिल गए थे हमें, जैसे कि बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, ठीक है, ऐसे कुछ। और इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हो गया था, ठीक है, लोकल बॉडीज़ वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ 1892 में, 1892 का अधिनियम, ये लिख लीजिएगा। 1909 में लिखिए मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909। नेक्स्ट है 1919। आपकी किस्मत में पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़े। स्टार्टिंग की पॉलिटी से की थी पहले दिन भी, आज भी लौटा हूं तो भी पॉलिटी, वो भी पहली क्लास। हाँ, 1919 का है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पर ये सब है लिखा हुआ। क्या सर? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, लिख दीजिए सर। मॉन्टेस्क्यू। तो ये दो आदमी थे ना, मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड, हाँ, अलग-अलग। अलग अलग। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, फोर्ड।
सुधार। नेक्स्ट 1935 वाला लिखिए भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद लिखिए 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1942 क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। इसके बाद 1944 राजगोपालाचारी फार्मूला। सर जैसे भारत का संविधान इतना ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा विशाल है, और ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, तो सर ऐसा क्या है कि भारत को इतने विशाल संसद की जरूरत पड़ी, ब्रिटेन में इतना विशाल है नहीं, वो भी तो चल ही रहा है ना सर, और हमसे बेटर कंडीशन में, तो ये क्या है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी शिथिलता को नहीं दर्शाता। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ संघात्मक है, दोनों में अंतर होता है। वो तो एकात्मक है पूरा, वहाँ पे राज्य के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो 29 राज्य हैं, सभी राज्यों का संविधान। तो वहाँ पे भी संसदीय है ना, संसदीय है, संसदीय अलग चीज होती है। हमारे यहाँ पे क्या हमारा संविधान इतना बड़ा बन क्यों गया, क्या कारण है कि इतना बड़ा संविधान बन गया? राज्यों का संविधान भी सम्मिलित हो गया। ब्रिटेन में तो राज्य वाला सिस्टम ही नहीं है, वहाँ तो केवल एकात्मक है, खत्म बात, संघात्मक है ही नहीं। तो एक ही छोटा सा संविधान, क्या दिक्कत है? सर एक DPSP है, वो अलग चीज है, डीपीएसपी तो अलग चीज है ना। जब राज्यों का संविधान अपना अपना कौन सा संविधान है सर? राज्यों का संविधान भी एक ही संविधान में सम्मिलित है, इसलिए इतना बड़ा हो गया। राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है। अलग है हमारे यहाँ पे कह रहा हूँ सर, हमारे यहाँ के राज्यों का अलग संविधान कहाँ है? नहीं है, इसीलिए तो संविधान बड़ा बन गया। आप यही बात कर रहे हैं ना कि एक राज्य के लिए तो नहीं है ना, कुछ कैडर बना दिए गए हैं, कुछ अलग अलग, जैसे जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातीय क्षेत्र भारत में जहाँ जहाँ है उनके लिए एक अलग प्रावधान बना दिए गए। सब एक ही संविधान में है सब कुछ, इसीलिए संविधान बड़ा बन गया। सब कुछ यदि एक ही संविधान में नहीं होता तो शायद छोटा होता, समझे? सारा बोझ एक ही संविधान। इतना बड़ा संविधान बनने के बावजूद भी आज तक मतलब 100 से ज्यादा अमेंडमेंट करने की हमें जरूरत पड़ रही है। ये तो अम्बेडकर कही के गए थे कि संविधान विश्व का हम सबसे श्रेष्ठ संविधान क्यों ना बना लें, जब तक उसके चलाने वाली मशीनरी अच्छी नहीं होगी तब तक कोई, ठीक है, जो बड़ा होगा उसी में तो अमेंडमेंट होंगे, छोटे में क्या अमेंडमेंट करेंगे आप? जो सिस्टम, जैसे आपका घर है, जैसे आप बड़ा प्रोग्राम करिए, लड़की की शादी है, बहुत तगड़े से खर्चा कीजिए, सबसे ज़्यादा कमियां त्रुटियां उसमें देखने को मिलेंगी। जो आदमी करी ना कोर्ट मैरिज कर रहा है, ठीक है, लड़का लड़की लेके चला आया, उसको क्या दिक्कत आएगी? एक बार माला वो सब, उसमें कौन कुछ कहेगा, समझ रहे हैं? लेकिन अब आप जो है खतरनाक तरीके से विशाल प्रोग्राम कर रहे हैं तो चाचा मामा ताऊ फूफा नाना काका सबको, और कुछ नहीं तो नमक कम है, नमक कम है, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। फूफा गुस्सैल, ठीक है, उसमें जीजा को टीका वाला सिस्टम, बहुत सारी दिक्कत है। वो यही चीज़ें हैं। भारत का संविधान बड़ा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ब्रिटेन के पास क्या प्रॉब्लम है? सारी प्रॉब्लम तो दे के गया सबको। यहाँ पैसे के लिए प्रॉब्लम है, संघर्ष है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, ठीक है। वहाँ उनको क्या दिक्कत, दुनिया को लूट के बैठ गए हैं। तो ब्रिटेन से तुलना नहीं कर सकते भाई। हमारे देश का कल्चर इतना विविध है, वहाँ क्या कल्चर है? वहाँ तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी है, और क्या है? हमारे यहाँ पे हर धर्म का लोग बैठा हुआ है। आज तक यूनिफाइड सिविल कोड नहीं बन पाया एक भी, ये समान नागरिक संहिता नहीं बन पाई। हर धर्मों की अपनी डिमांड्स हैं। वहाँ पे एक ये और कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी आप रिलीजन को मान रहे हो, अपने घर तक रखो। हाँ। बाहर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट की तरह ही रहो, रहना पड़ेगा आपको, चाहे सरकार हो तो भी आपको दिखना पड़ेगा, सबको एक जैसा दिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि रंग बिरंगे दिखो आप। रूल्स ऐसा है वहाँ का, धर्मनिरपेक्षता, टोपी नहीं चलेगी। ऐसा ही एक था और पर्सन, बड़ा अजीब पर्सन था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, नाम सुना हो तो। तुर्की आप जाओगे तो तुर्की जाके ऐसा लगेगा कहाँ आ गए, इस्लामिक कंट्री है क्या। उसने टोपी लगाने पे क्या कर दिया, बैन कर दिया। टोपी लगाओगे जेल जाओगे, पता है आपको? वो तो बहुत डेवलप कंट्री, आपको वो हैट पहननी ही पड़ेगी, ठीक है। बहुत डेवलप्ड हो गई, पूरा यूरोप लगता है। तुर्की जाओगे लगेगा यूरोप, लगेगा कि यार ये कैसे कंट्री आ गया। पूरा चेंज कर दिया उसने खिलाफत आंदोलन हुआ था ना 1920 में, खलीफा का पद ही ख़त्म कर दिया, पहले खलीफा जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें तो होता है जब चेंजेस आते हैं। हाँ, तो 1942 क्रिप्स मिशन, 1944 राजगोपालाचारी फार्मूला, 1945 बेबल प्लान, बेबल प्लान, बेबल प्लान, 1946 कैबिनेट मिशन योजना, 1946 कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। अरे पेज बचा लो, थोड़ा बड़ा बड़ा दूर दूर, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना 1946
3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। सबका सहयोग है। माउंटबेटन योजना ना होती तो भारत का विभाजन ना होता। माउंटबेटन योजना 1947 भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, सॉरी 47 में 2 डेट नहीं हो सकती 47 में। क्यों नहीं? हाँ 18 जुलाई। हाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत आज़ाद हो गया। सर पहली वाली डेट क्या है और सेकंड वाली? पहली है 3 जून 1947, दूसरी 18 जुलाई 1947। तो ये हो गया आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खत्म करें कि और पढ़ना है? सर इसमें क्या हुआ था? 3 जून को माउंटबेटन योजना, 18 जुलाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत की आज़ादी नहीं पता। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहाँ से पारित हुआ था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की संसद से महारानी के सिग्नेचर हुए थे। आनन फानन में हुआ था ये सब पूरा काम। ठीक है, जैसे उनको देखा माउंटबेटन योजना भारत में मान ली गई, बोला अब विभाजन हो गया, हमारा काम पूरा, इनको कर दो आज़ाद। नहीं तो 1948 में बोला गया था हमें आज़ाद करने को। ठीक है, पूरी प्लानिंग थी। मैं तो ये चीज़ का हमेशा बताता हूँ कि जो वायसराय आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनको वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे। जब बर्मा आज़ाद हुआ था उसमें उनकी महती भूमिका थी, लेकिन पूरी प्लानिंग थी उसकी। क्लीमेंट एटली, ठीक है, नहीं विंस्टन चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, उनको क्या करना था? अरब कंट्रियों को कब्जे में लेना था। कब्जे का मतलब एक सहानुभूति रखनी थी। तेल था ना वहाँ पे, है ना, तेल था। तो उन्होंने क्या किया, लगा कि यदि एक नया राष्ट्र बना के चले जाएंगे पाकिस्तान तो अरब कंट्री खुश हो जाएंगी कि इस्लाम के पक्ष में है ये लोग। और ये पूरा सौदा हुआ बाकायदा। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ नहीं पता था। रेड क्लिफ जब आया यहाँ पे भारत का, सिर्फ 21 दिनों में इतना बड़ा देश और उसकी सीमा बनाने में 21 दिन दिए गए, और वो सीमा बनाई उनाई कुछ नहीं गई। नक्शे पे सब कुछ तैयार था। रेड क्लिफ जब आया उसने मना किया कि मैं इतने कम समय में नहीं कर पाऊंगा। उसको बोला कि तुम्हें करना क्यों है, तुम क्यों करोगे, ये लो ये सब बना बनाया रखा है। जब रेड क्लिफ ने देखा कि भारत का विभाजन तो पहले ही हो चुका था, तो रेड क्लिफ ने सीधा माउंटबेटन को बताया। माउंटबेटन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 3 जून का प्लान जो था माउंटबेटन ने बनाया, मजबूरियाँ थी, उसको माउंटबेटन योजना नाम दिया गया। ब्रिटेन में 1 दिन में प्रस्ताव पारित किया ब्रिटेन ने। माउंटबेटन हतप्रत रह गया, इतना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। रेड गया वो जाके, जो उस समय यहाँ पे भारत सचिव थे, भारत सचिव के पास पूरा दस्तावेज फेंका। बोला आपने बताया नहीं मुझे। बोला कि आपको क्या करना है, ये तो ब्रिटेन के हित में है। बोले ब्रिटेन का, तभी लॉर्ड माउंटबेटन भारत से गए नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक भारत को मैं एकीकृत नहीं कर दूंगा तब तक मैं भारत को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और भारत की आज़ादी के बाद भारत के गठन में उनका और उनकी पत्नी का अहम रोल है। ठीक है, अंत तक रुके रहे, भारत में ही रहे। और इसके बाद भारत में सांप्रदायिकता का दंश उन्होंने देखा। लोगों के बीच गए, पिटे भी, मार भी खाए, लोगों ने मारा भी, लोगों ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे कारण से इतना बड़ा तहस नहस और कांड हो गया। ठीक है, तो ये सब ऐसे पहलू, सुलझे पहलू हैं जिनको हम कभी यदि उजागर, यही काम है। शशि थरूर को देखिए, जाते हैं तो धो के चले जाते हैं कि जो आप हमें ज्ञानबाजी दे रहे हो ना। ब्रिटेन वाले बोलते हैं कि हमने भारत में ये कर दिया, वो कर दिया, रेलवे लाके खड़ी कर दी, है ना। सब अपने लिए किया आपने, कुछ हमारे लिए नहीं किया, सब अपने लिए किया। ब्रिटेन रेलवे आ गई तो और बढ़िया, बड़े स्तर पे शोषण किया। यदि रेलवे नहीं होती तो शायद इतना गरीब नहीं होते हम। रेलवे के कारण से बढ़ गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। तेजी आ गई सर, शोषण में बहुत ज़्यादा तेजी आ गई। गंगा के बादल जो थे, वो बादल गंगा से पानी लेते थे और टेम्स नदी में बरसाते थे, ऐसा कथन है जॉन सुल्विन का। ठीक है, तो वही है सारी चीज़ें। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अब इसका डिटेल अध्ययन अब करेंगे। अब इसको एक एक करके लिखेंगे, छापना शुरू, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों को, छपवाते हैं। ठीक है, चलो। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो।